बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं पीपीटीज का रिव्यू, और पीपीटीज का रिव्यू नहीं करने जा रहे, आज हम करने जा रहे हैं अपने वाइवा की प्रिपरेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब उनको ये परेशानी है कि इंस्ट्रक्टर किस तरह से टेबल में से क्वेश्चन करता है, टेबल को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, वो भी मैं आज बताऊंगी। और क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिजल्ट खुद नहीं बनाए होते, एसपीएसएस पे खुद काम नहीं किया होता, तो उनको ये कंफ्यूजन होती है कि क्या इंस्ट्रक्टर हमसे उस टेबल को लेकर कोई ऐसे क्वेश्चन ना कर दे कि हमें पता ही ना हो, क्योंकि हमने तो खुद रिजल्ट नहीं बनाया। तो इसी को लेके आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी फाइल है और ये मैंने अपना प्रोजेक्ट जो बनाया था ये उसकी फाइल है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने हिसाब से जैसे भी बनाई होगी। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, तो पीपीटीज में बहुत कम इंफॉर्मेशन रखी जाती है। बाकी आप जब बताते हैं अपने इंस्ट्रक्टर को, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं। पीपीटीज का मतलब ही ये होता है कि जस्ट की पॉइंट्स लिखे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपका इंस्ट्रक्टर आपको बोलेगा स्काइप कॉल पे आने के बाद कि आप अपनी पीपीटीज ओपन कर लें। तो ये आपके पास बिल्कुल इसी तरह से ये ओपन होगी। और सबसे पहले आपका इंस्ट्रक्टर आपसे पूछेगा कि आपका टॉपिक क्या है, टॉपिक पढ़ें। आगे ओपन होगा, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि आपने टॉपिक क्या रखा था, उसमें क्या काम किया था। टॉपिक पढ़ने के बाद वो आपको ये इंट्रोडक्शन, सब्जेक्टिव, ये तो मैंने अपने वेरिएबल्स को इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, और सिग्निफिकेंस की, इस सब के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने लिखा हुआ क्या है। बाकी आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाए। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये 2 ऑब्जेक्टिव ही लिखे होते हैं। एक होता है कि आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है, और दूसरा होता है वो होता है जेंडर डिफरेंसेस को फाइंड करने वाला। और ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स ने ये वाला रिलेशनशिप वाला ही सिर्फ किया होता है, जेंडर डिफरेंसेस भी नहीं किए हुए होते, तो उनके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आगे वो आपको बोलेंगे कि हाइपोथेसिस क्या थी। आपकी जो भी हाइपोथेसिस हो वो आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि जब इस तरह से आप खोला हुआ भी होगा तो वाइवा की इतनी टेंशन होती है कि इंसान से बोला ही नहीं जाता। उसके बाद मेथोडोलॉजी, यहाँ से आपके कोई क्वेश्चन नहीं करते। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका सैंपल क्या था। अब सैंपल ये होता है कि सैंपल की ये स्पेसिफिकेशन होती है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 100 स्टूडेंट्स, एज रेंज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ने ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे डाली हुई होगी सैंपल के। अगर किसी का टीचर्स के बारे में है तो उनका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जगह वहाँ पे टीचर आएगा आपका सैंपल। और आपको पता चाहिए कि आपका सैंपल साइज की। उसके बाद असेसमेंट मेजर्स, मतलब आपने स्केल्स कौन से यूज किया। आपको अपने स्केल्स पता होने चाहिए कि किसमें कितने आइटम्स थे, और आपके स्केल का नाम आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली पीछे आज़ानें हो रही हैं और मुझे इसी वक्त टाइम मिलता है वीडियो बनाने का, तो हम कंटिन्यू करते हैं या फिर रुक जाते हैं थोड़ी देर, आज़ान होने देते हैं। तो हम अगेन से कंटिन्यू करते हैं। हमारा हो गया था हमारे मेथोडोलॉजी तक, तो उससे आगे चलते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचर में आपने कैसे कैसे किया, आपने गूगल फॉर्म शेयर किया, ये तो आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पे ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर से क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि ठीक है आपने एनालिसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज किए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर ए रिलेशनशिप आपने पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस यूज किया था, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज किया था फॉर मीन जेंडर डिफरेंसेस को निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपसे पूछेंगे नहीं, यहाँ पे रिजल्ट आपको इंस्ट्रक्टर कहेगा कि ठीक है अब आप अपने टेबल्स पे आ जाएं, ठीक है। अब टेबल्स पे सबसे पहला टेबल जो आप सबका यही होगा कि डेमोग्राफिक डिटेल्स में एज, जेंडर और क्वालिफिकेशन, बस मेरे में यही थे। और जो दूसरे होंगे, अगर आपने ऑक्यूपेशन डाला होगा तो वहां पे यहाँ पे ऑक्यूपेशन का भी आएगा। ये सारे कुछ आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ इधर से भी कोई क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे। और उसके बाद अगला टेबल होता है ये वाला,
जिसमें आपके वेरिएबल्स के डेमोग्राफिक्स होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इधर पूछी जाती है। इसमें से भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होते, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेबल क्या है और इसमें आपके वेरिएबल्स क्या थे। और कुछ स्टूडेंट्स के इसके अंदर सब वेरिएबल्स भी होते हैं, तो वो फिर सब वेरिएबल्स के, जिस तरह से एक स्केल मैंने रिसेंटली देखा, दैट इज मेटाकॉग्निशन, उसके अंदर आप 5 सब स्केल्स थे, तो वो भी आपके उनके भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला इंपॉर्टेंट टेबल, जिसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलायबिलिटी स्केल, आपको कैसे पता चलता है कि रिलायबिलिटी हाई है या लो है आपकी स्केल्स की। ठीक है, वैसे तो रिलायबिलिटी हमें गूगल से भी मिल जाती है, लेकिन ये अब जो टेबल है ये हमने SPSS के थ्रू बनाया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर अल्फा वैल्यू, ये जो अल्फा है, अल्फा रिलायबिलिटी ए, अगर ये 0.5 से ज्यादा होती है तो उस स्केल की रिलायबिलिटी हाई मानी जाती है। अगर ये 0.5 से कम होगी तो ऑब्वियसली वो लो होगी। तो यहाँ पे मेरी 6 एक एवरेज नॉर्मल है, इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये 0.88 और 0.83 ये ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगी कि जो तीनों रिलायबिलिटी, मेरे तीनों स्केल्स की जो रिलायबिलिटी है वो हाई थी। या मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही लिखनी है, यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए कि ये आपका टेबल किस चीज का है और किसके थ्रू हमें पता चलता है कि रिलायबिलिटी हाई है या लो है। वो होती है 0.5 से अगर अप होगी, जितनी ज्यादा अप होगी, अब 0.8 है तो ये काफी हाई है। ठीक है, ज्यादातर 9 तक आती है वैल्यू हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेबल है वो ये वाला टेबल है, जिसमें आपने रिलेशनशिप फाइंड किया था। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, अच्छा जिन्होंने खुद बनाया उनको तो क्या पता ही होगा कि ये किस तरह से टेबल बनाया जाता है, और जिन्होंने किसी से बनवाया है उनको नहीं समझ आती कि ये किस तरह से आप रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। अच्छा, ये आप टेबल आपसे खुलवाएंगे तो आपको इंस्ट्रक्टर ये नहीं कहेगा कि आप रिजल्ट वाली स्लाइड खोलें और वहां से हमें पढ़ के बताएं। आपसे ये खुलवा के पूछेंगे, ठीक है अब आप एक्सप्लेन करें कि आपके रिजल्ट्स क्या थे, क्या रिलेशन निकला था वेरिएबल्स का। तो अब आपको पता होना चाहिए, वो आपको कैसे पता चलेगा। जो पियर्सन रिलेशनशिप होता है, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, ये -1 और +1 के दरमियान होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और जितना -1 की तरफ होगा उतना नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, जितना +1 की तरफ होगा उतना पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें, स्लीप क्वालिटी हमारे पास वेरिएबल नंबर 1 है। अब 1 के साथ कोई रिलेशनशिप हमने फाइंड नहीं करना था, इसलिए यहाँ पे डैश लगी हुई है। अगर ये आप SPSS में काम करते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आता है, मतलब हमें एक वेरिएबल का अपने के साथ तो रिलेशनशिप नहीं ना हो सकता, इसलिए अब हमने स्लीप क्वालिटी का जो हमारे पास वेरिएबल 2 था सब्जेक्टिव वेलबींग, उसके साथ रिलेशनशिप देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप था। और ये 2 स्टार अब हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये होता है सिग्निफिकेंस वैल्यू, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कितना सिग्निफिकेंस है हमारे पास। ठीक है, अब ये 0.05 से अगर P की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये सिग्निफिकेंस होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मतलब अब स्लीप क्वालिटी का सब्जेक्टिव वेलबींग जो कि हमारे पास वेरिएबल नंबर 2 है, उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप था, जबकि जो 3 था, अब ये देखें ये 0.2 है हमारे पास, 0.283। अब ये 1 से ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू 0.7, सॉरी 0.7 और ज्यादा करीब है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है जो हमारे पास एकेडमिक परफॉर्मेंस के। आपको जो आपके रिजल्ट निकलते हैं वो आपको एज इट इज याद होने चाहिए। बाकी यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं डिटेल में पूछे, बस आपको ये अपने रिजल्ट बिल्कुल सही पता होना चाहिए कौन सी वेरिएबल का किस वेरिएबल के साथ क्या कनेक्शन था। और जो पियर्सन की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के दरमियान में ही होती है। जितना +1 के करीब होगी उतना पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, और जितना वो नेगेटिव साइड पे होगी -1 के करीब होगी उतना नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अब रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर हमारे पास स्लीप क्वालिटी में की वेरिएबल में इजाफा हो रहा है तो सब्जेक्टिव वेलबींग में अगर कमी आ रही है तो वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर दोनों वेरिएबल एक ही तरफ जा रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। बस ये आपको ये यहाँ पे ये पता होना चाहिए। बाकी ये डिटेल डबल स्टार, ये आपको आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो स्टार्स हैं ये क्या डिफाइन करते हैं, तो आपने कहना है ये सिग्निफिकेंस वैल्यू करते हैं। अगर 0.04 से जितनी छोटी हो, अगर छोटी होती है तो एक 1 सिग्निफिकेंट होता है, अगर 0.01 से छोटी होती है तो वो 2 सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेबल आ गया, ये वाला जेंडर डिफरेंसेस का टेबल। अब यहाँ पे नहीं पता होता कि जेंडर डिफरेंसेस हमने निकालेगा, ये टेबल तो बना लिया सबने, अब ये नहीं पता कि जेंडर डिफरेंसेस का पता कहाँ से चलता है। तो ये पता चलता है हमारे पास मीन वैल्यू से। अब अगर हम स्लीप क्वालिटी को देखें और मैन की मीन वैल्यू है 28.84 और वुमेन की है 29.98। ये मैं मीन वैल्यू की बात कर रही हूँ जो फर्स्ट 2 कॉलम है इनके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे इनमें इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक 28 और एक 29 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं निकला स्लीप क्वालिटी में। अगर हम सब्जेक्टिव वेलबींग की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों पास पास ही हैं, लेकिन एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो मैन है वो स्लाइटली हायर स्कोर कर रहे हैं एज कंपेयर टू वुमेन्स। तो ये हमारे रिजल्ट्स में भी लिखा होगा अगर हम रिजल्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाकी टेबल देखें, ये पी वैल्यू हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है, और उसके बाद कोहेरेंस डी आपको पता होगा कि ये कैलकुलेटर होता है ऑनलाइन, उसके थ्रू हम फाइंड करते हैं। किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मैन का भी और वुमेन का भी, अगर हम स्लीप क्वालिटी की कोहेरेंस डी वैल्यू निकाल रहे हैं, ये अफेक्ट साइज निकालता है बेसिकली, अफेक्ट साइज, ठीक है। अगर हम स्लीप क्वालिटी की निकाल रहे हैं तो हम मैन की भी मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन और वुमेन की भी अपना जो दूसरा सैंपल है इसकी भी हम लिखेंगे, और उसके बाद उनका जो जितने नंबर थे, मेरे पास N50 था, N क्या होता है हमारे पास सैंपल साइज भी आप लिखते हैं, और उसके बाद वो ऑनलाइन कैलकुलेटर पे ये निकाल के कोहेरेंस डी वैल्यू दे देता है। अगर जिन्होंने खुद निकाला उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं निकाला उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये ऑनलाइन निकालते हैं कोहेरेंस डी कैलकुलेटर के थ्रू। आप लोग गूगल पे सर्च करके भी उसको एक दफा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बाकी आपसे इतने ज्यादा इधर से क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये एल क्या होता है, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो एब्रीविएशन है इनकी क्या है, टी क्या होता है, पी क्या होता है, एम क्या होता है, एस डी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए आपकी समरी पे, समरी और ये जो आगे है आपके पास फ्यूचर सजेशन और लिमिटेशन, ये इनसे पूछा जाता है। समरी अब आपको याद होनी चाहिए कि जेंडर डिफरेंसेस क्या नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया था, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्लीप क्वालिटी और एकेडमिक परफॉर्मेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, बट वुमेन हैड स्लाइटली लोअर स्कोर इन सब्जेक्टिव वेलबींग कंपेयर टू मैन, इंडिकेटिंग स्मॉलर जेंडर डिफरेंसेस। मतलब जो वुमेन्स हैं उन्होंने लो स्कोर किया है इन सब्जेक्टिव वेलबींग में। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, ये मैं ठीक करना भूल। एकेडमिक परफॉर्मेंस में उन्होंने लो स्कोर किया था, बाकी दोनों में ठीक था। यहाँ पे ये इधर मिस्टेक आ रही है, ये आई थिंक मैंने अपडेटेड नहीं खोली हुई, जो अपडेटेड थी वो मुझे खोलनी चाहिए थी ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, मेन पॉइंट था आपको समझाना, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ गया स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और आपने जब बोलना हमें ये नहीं रट्टू तोते की तरह यहाँ से देख के पढ़ देना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपने लिखा हुआ है वो है क्या, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या थी कि ऑनलाइन गूगल सर्वे था, इजीली मेरे पास फाइंड हो गया, और मेरे पास लेस जो खर्चा था वो बहुत कम आया। कंप्रिहेंसिव एनालिसिस आ गए क्योंकि 3 स्केल यूज किए हुए थे, और प्रीवियस रिसर्च के साथ कंसिस्टेंसी थी। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया या फिर हमारे पास जो कंक्लूजन वाला सब्जेक्ट हमने किया था, वहां पे हमें पता चलता है कि पुरानी जो रिसर्च थे उनके साथ सिमिलर मेरा भी रिजल्ट है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, ये मेरी जो रिसर्च है वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है नॉलेज में। लिमिटेशन क्या है, असेस टू पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट के साथ मुझे असेस नहीं थी, मैं उनके साथ खुद नहीं बैठी थी, मुझे नहीं पता उन्होंने किस मूड में जल्दी जल्दी फिल किया मेरा गूगल फॉर्म, या बस ऐसे ही बस सर से गुजारा और पूरा किया कि बस करना है। सेल्फ रिपोर्टेड डाटा था, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, हर बायसनेस हो सकती है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी क्योंकि मैंने मुझे नहीं पता था कौन किस लेवल पे है, किसकी कौन सी स्टडी चल रही है, और मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस को अगर मैं लेके कौन सा कोर्स कोई कर रहा है। और सैम्पलिंग बायसनेस हो सकती है, वही बात है कि सेल्फ रिपोर्टेड डाटा थी। और क्रॉस सेक्शनल डिजाइन था मेरा कि एक ही दफा डिजाइन होता है, जो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन ये होता है कि ये एक ही दफा मैंने रिसर्च किया, मुझे दोबारा नहीं करनी। मुझे क्या पता एक टाइम पे किसी की स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होगी तो मे बी 1-2 मंथ के बाद जो स्लीप क्वालिटी है वो बेहतर होगी, तो इससे रिजल्ट्स में फर्क पड़ सकता है। ये लिमिटेशंस थी मेरी।
उसके बाद सजेशंस पे आ जाए, फ्यूचर सजेशन भी पूछी जाती हैं कि आप फ्यूचर सजेशंस बताएं। तो आपने अब यहाँ पे तो इतना ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये मैं सारा उधर से पढ़ना शुरू करूँ तो इंस्ट्रक्टर पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि मैंने बस ये लिखा हुआ पढ़ना मुझे आ रहा है, मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या किया है। तो इसलिए आपको ये बीच बीच में से की पॉइंट्स पता होना चाहिए कि आपने लिखा हुआ क्या है, तो ताकि आप बगैर पढ़े भी बता सके, देख के पढ़े आपको मतलब की पॉइंट्स बीच में से बता दें। शॉर्ट शॉर्ट ही बताना होता है, 3-4 मिनट का वाइवा होता है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 7-8 मिनट का ले लें, इससे ज्यादा वाइवा नहीं होता। उसके बाद आपके पास स्केल कौन से यूज हुए थे वो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं होना, बस वो आपको कहेंगे ठीक है अब आप बंद कर दें कॉल। तो यही होती है वाइवा, और होप सो आपको क्लियर होगी चीजें। और अगर आपको इंटर्नशिप का भी वाइवा चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। मतलब वाइवा नहीं चाहिए आपको, वाइवा की वीडियो चाहिए, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगी।